सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और हमारा टॉपिक चला हुआ हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, और आज हम करने वाले हैं इसका फिफ्थ लेक्चर विच इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बॉइलिंग पॉइंट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके भी सब पॉइंट नंबर 1। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड, इट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, boiling point of chloromethane is greater than methane। रीजन क्या है? बिकॉज जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे आर पोलर कंपाउंड, और पोलर कंपाउंड होने की वजह से उसके अंदर कौन सी इंटरेक्शन आ जाती है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सो बिकॉज ऑफ पोलर कंपाउंड देयर इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जबकि जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लंडन और डिस्पर्शन फोर्स ही होती है विच इज वीकर देन डायपोल डायपोल। तो दिस इज डायपोल डायपोल। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस ऑर्डर में होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारे पास, फ्लोराइड का सबसे कम होगा, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड। रीजन क्या है? बिकॉज एज साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, नॉट एफ बट हेलोजन, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा एंड वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज। ठीक है, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट में +1 में भी पढ़ा हुआ है। +1 वाले कॉन्सेप्ट्स के अंदर इसका साइज इतना, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा, इसका साइज और बड़ा, और इसका साइज सबसे ज्यादा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो हमारे पास वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज होती है। तीसरा पॉइंट, फॉर सेम एक्स एटम, अगर हेलोजन एटम सेम है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस ऑर्डर में होगा? कि मिथाइल क्लोराइड का, सपोज कि क्लोराइड की बात कर रहे हैं, सबसे कम, देन इथाइल क्लोराइड, देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, देन एन ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सो ऑन। तो आप इसका भी रीजन आपको पता ही है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोर्स इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज एंड मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो रहा है, तो वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप देख सकते हो यहां पे इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसका सरफेस एरिया और ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास भी ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा है, तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगी और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट इसी में, बॉइलिंग पॉइंट का फोर्थ सब पॉइंट, ठीक है जी। नाउ फोर्थ है कि फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, जो आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, बिकॉज विद ब्रांचिंग अगेन सरफेस एरिया कम होता है और वैन डर वाल फोर्स भी कम होती है। तो फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड के लिए अगर हम बात करें जैसे ये, सो एन प्रोपाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से, बिकॉज विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा। फॉर द सेम रीजन अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक ये देखा, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका सबसे ज्यादा होगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड, देन सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, देन दिस। तो यहां पे एक ब्रांचेस है, यहां पे कोई ब्रांचेस नहीं, यहां पे एक ब्रांचेस और यहां पे 2 ब्रांचेस।
तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम हर जगह यूज करते हैं कि विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो वैन रोल फोर्स भी कम हो जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी विच इज बॉइलिंग पॉइंट। अभी कुछ क्वेश्चन लेंगे हम इनके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो सॉल्युबिलिटी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये होता है कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं दैट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, और जो नॉन पोलर कंपाउंड है दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो एल्काइल हैलाइड है दे आर पोलर, स्टिल इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि वाटर तो पोलर है, तो एल्काइल हैलाइड भी पोलर है, बट स्टिल दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके पीछे रीजन क्या है? तो आपको अगर कुछ रीजन समझना है, अगर आपने एक वर्ड में लिखना हो या शॉर्टकट में लिखना हो, तो आप बोलेंगे कि बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। शॉर्टकट तो ये हो गया, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म H बॉन्ड विद वाटर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसलिए वो बोलते हैं पानी में इनसॉल्युबल। बट थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ कि एल्काइल हैलाइड पानी में तो घुलते नहीं है, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्यों घुल जाते हैं जबकि पोलर है। तो आपको एक बात समझनी है कि देखिए यहां पे जो हमारे को एनर्जी कंसिडरेशन देखना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल को रिकॉल करना पड़ेगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें, तो एल्काइल हैलाइड के अंदर जो बॉन्ड है हमारे पास, वो कौन सी बॉन्ड है? अभी हमने ऊपर पहले बात कर चुके हैं, दिस इज डायपोल डायपोल। और जो हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर कौन सी बॉन्ड होती है? वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज H बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एल्काइल हैलाइड और वाटर आपस में मिक्स करेंगे हम, तो नई बॉन्ड बनेगी। और जो नई बॉन्ड बनेगी, सपोज कि हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये RX है और ये वाटर के बीच की बॉन्ड है, ठीक है। इसको दिखा देते हैं ब्लू कलर से। तो दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ डायपोल डायपोल। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि इस केस में क्या हो रहा है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रही है। कौन सी? दो बॉन्ड ब्रेक्स हो रही है, एक तो एल्काइल हैलाइड के बीच की डायपोल डायपोल और दूसरी वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एट द सेम टाइम जो न्यू बॉन्ड बनी है, दिस इज न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये न्यू बॉन्ड बन गई। तो सॉल्युबिलिटी के लिए थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट हमारे को क्या याद रखना है कि जितनी एनर्जी पुरानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगी, अगर सेम एनर्जी रिलीज होगी जब नई बॉन्ड बनेगी तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। क्या बोला? कि जितनी एनर्जी पुरानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगी, अगर सेम एनर्जी रिलीज होगी जब नई बॉन्ड बनेगी तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो वो डिसाइड करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से, कि अगर जो नई बॉन्ड बनी वो ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ की बनी जितनी पुरानी बॉन्ड की थी, तो सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब एनर्जी का कंसिडरेशन आपस में जो है वो मैच कर जाएगा। तो यहां पे क्या है कि जो पुरानी बॉन्ड थी ब्रेक करने के लिए, वो थी हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। पर जो नई बॉन्ड बनी वाटर और एल्काइल हैलाइड में, वो बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी जितनी हाइड्रोजन थी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में कम एनर्जी रिलीज होगी। सो वी कैन से दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड इज मच हायर देन द एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड water. So they are insoluble in water although they are polar. But the energy released between, ये पॉइंट आपने याद रखना कि जो एनर्जी रिलीज होगी किस किस के बीच में? नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एनर्जी रिलीज्ड बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट? लाइक बेंजीन हो गया,
ईथर हो गया, इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दैट रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, डायपोल डायपोल बॉन्ड जो होगी। सो क्या बोला हमने कि एनर्जी रिलीज बिटवीन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट ऑफ सेम स्ट्रेंथ which is the energy required to break the old bond of alkyl halide। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस टेक सम क्वेश्चन। तो पेज 299 पे एनसीईआरटी में हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10.6 और इसमें क्या बोला कि अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें पहला ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोफॉर्म में क्लोरोमीथेन है और डायब्रोमोमीथेन। अब कार्बन सब में सेम है, मतलब मीथेन है तो एक ही कार्बन होगा। फिर हमारे को देखना है नेक्स्ट हाइड्रोजन और हेलोजन और उसके भी साइज के हिसाब से देखना है। तो अगर हम पहले बात करें तो क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन बराबर है, पर जो साइज है बड़ा किसका है, ब्रोमीन का साइज बड़ा है। तो दैट मीन्स कि क्लोरोमीथेन और ब्रोमोमीथेन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ब्रोमोमीथेन का। फिर ब्रोमोमीथेन और डायब्रोमोमीथेन ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई इसमें दो भी आ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स इसमें ज्यादा हो जाएगी और सबसे ज्यादा किसमें होगी, ब्रोमोफॉर्म में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। देखिए क्लोरोब्यूटेन है, इसका मतलब कि ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट इसका, और ये तो बाद में आएगा। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, सरफेस एरिया भी ज्यादा है। अब 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल भी लिया था कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग से सरफेस एरिया होता है कम, और सरफेस एरिया कम हो जाता है तो वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में होगा। उसके अलावा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हमारे पास क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक 10.4 जो एक्सरसाइज है 10.4 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो इनका डायपोल मोमेंट हमारे पास दिया हुआ है कि किसका ज्यादा होगा, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो डायपोल मोमेंट अगर हम देखें यहां पे, ये अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया, ये और Cl। तो भाई जो CCl4 है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव शो करते हैं, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां से स्टार्ट करते हैं और जिसकी ज्यादा है। तो हमने इसको इस फॉर्म में, ऑफ कोर्स दे आर टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल है। तो ये, तो इनका तो डायपोल मोमेंट हो गया जी कैंसिल, बॉन्ड डायपोल। अच्छा यहां पे भी क्या हो रहा है, इसका बॉन्ड डायपोल इधर, इसका बॉन्ड डायपोल इधर, तो इन दोनों का तो कैंसिल हो गया। फिर यहां पे ये है इधर को और पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट एक साइड में होगा इधर को। यहां पे बात करें अगर हम, तो यहां पे क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, इस तरह से, तो इनका सबसे ज्यादा एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो क्वेश्चन क्या है कि डायपोल मोमेंट हाईएस्ट किसका है। तो हाईएस्ट डायपोल मोमेंट आएगा हमारे पास CH2Cl2 का। तो ये क्वेश्चन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट इज एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। और 10.12 का हमारे पास है सेकेंड पार्ट। तो ये क्या है जी हमारे पास कि एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो पानी में क्यों घुलते नहीं है, इसलिए नहीं घुलते हैं क्योंकि जो नई बॉन्ड बनेगी वो वीक होती है एज कंपेयर टू ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रीजन हमने कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड।
केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी 3 हेडिंग में करने वाले हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड विल बी स्टडीड इन 3 डिफरेंट टॉपिक. डिफरेंट हेडिंग. नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल. सेकंड है हमारे पास और एलिमिनेशन रिएक्शन. और तीसरा है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड को हम 3 डिफरेंट टॉपिक्स में करने वाले हैं. पहला रिएक्शन विद मेटल, देन एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं इसको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, एंड थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन से. तो पहला है जी रिएक्शन विद मेटल. और रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहला हम करने वाले हैं नंबर ए, विद Mg. अगर हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसको Mg के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास RMgX बन जाएगा. और आपको पता है RMgX को क्या बोलते हैं हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये C2H5Br Mg ले लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. ड्राई ईथर मींस विदाउट मॉइस्चर. एनहाइड्रस भी बोलते हैं इसको, जिसमें वाटर ना हो. तो ये क्या बन गया? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. आयोडाइड भी ले सकते हैं एंड सो ऑन उसी तरह से. नाउ यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई एनहाइड्रस कंडीशन. Why anhydrous condition? That is ड्राई ईथर क्यों यूज किया हमने? दिस इज क्वेश्चन. इनफैक्ट क्या होता है कि जो एल्काइल, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, दे आर अनस्टेबल टुवर्ड मॉइस्चर और एनी कंपाउंड्स विच कैन गिव विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन. क्या होता है कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में, जैसे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना हमारे पास, वो क्या करते हैं? एकदम हाइड्रोलाइज हो जाते हैं. और हाइड्रोलाइज होने से ये MgBrOH निकल गया और हमारे पास क्या बच गया? बन गया C2H6 प्लस MgOHBr. सो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर किस में हो सकता है? मॉइस्चर में भी प्रेजेंट आइदर इन कंटेनर एपरेटस जिसके अंदर हम इसको बना रहे हैं, और जो रिएक्टेंट है ये एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम मेटल, इसमें भी तो मॉइस्चर हो सकता है. तो मॉइस्चर कहां हो सकता है? आइदर इन एपरेटस और इन द रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल, उनके अंदर मॉइस्चर हो सकता है. तो वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में एकदम डिकम्पोज हो जाते हैं और उससे क्या बन गया? एल्केन. तो एक एडवांटेज तो इसकी मेथड की ये है कि हमारे पास एल्केन बना सकते हैं हम, जो कि हम +1 के सिलेबस में पढ़ते भी है. बट डिसएडवांटेज इस मेथड इसकी ये है मॉइस्चर की, कि भाई मॉइस्चर अगर हो तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अनस्टेबल है और ये टूट जाता है. तो आपने एक बात और याद रखनी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, they are not stable, not only unstable to water but other compound which have active hydrogen. क्या पॉइंट याद रखना आपने ये नोट करने के लिए, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ सकती है हमारे को आगे, कि जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किन किन के साथ रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको, वाटर के साथ. देन दे मे रिएक्ट विद एल्कोहल, दे मे रिएक्ट विद एल्काइन जिसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन, they may react with carboxylic acid, they may react with amines जिनके अंदर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, और सब में क्या हो जाएगा? हमारे पास एल्केन बन जाएगी. जो मेन प्रोडक्ट एल्केन है, बाकी साइड प्रोडक्ट जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया यहां पे MgOH और X आ जाएगा. इसमें क्या आ जाएगा? साइड प्रोडक्ट MgOR' और X आ गया. उसी तरह से थर्ड में क्या आ जाएगा? MgC1Cr और X. और उसी तरह से लास्ट में क्या आ जाएगा? MgOCr और X. एंड लाइकवाइज यहां पे क्या आ जाएगा?
MgNH R' और X। तो बात साइड प्रोडक्ट तो मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे, बट मेन सब में क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनानी चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज होकर एल्केन बना देते हैं। नाउ तो पहला हो गया जी विद जो था हमारे पास मैग्नीशियम। नंबर बी विद सोडियम। और सोडियम में हमारे पास क्या है, दिस इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स क्या होता है इसमें कि व्हेन alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkane is formed which contain twice the number of carbon atom as present in alkyl halide। ठीक है, तो इन जनरल क्या होता है कि जैसे ये alkyl halide लिया हमने, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन गया RR प्लस NaX। अब चाहे हम यहां पे 2 मोल्स लिखे या ना लिखे, बट प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक, तो वो तो बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं हम ये ऐसे। अगर नहीं भी लिखेंगे तो स्टिल द प्रोडक्ट इज एल्केन हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड। लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे ये CH3Br। अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा हमारे पास, और NaBr निकलेगा। अब क्योंकि इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करना है तो हम 2 तरीके अपनाते हैं। ऐसे कर सकते हैं हम इसको, ये हो गया। और एक और तरीका भी है कि हमने क्या किया, CH3Br प्लस Na ऐसा लिख दिया 2Na, और दूसरा Br दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से लिखा, तो ये निकल गया जी। ठीक है, इन द सेम वे अगर हमने ये ले लिया जी, इथाइल क्लोराइड ले लिया और सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बना हमारे पास, अगेन वी गेट N-ब्यूटेन प्लस NaCl। लिखने का तरीका ये और ये बन गया जी, दिस इज N-ब्यूटेन। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक मॉलिक्यूल ऐसा लिखिए CH3CH2Cl और 2Na, और दूसरा उल्टा करके लिखेंगे हम ऐसे, अगेन ड्राई ईथर और सेम प्रोडक्ट। तो इसको हम निकाल देते हैं। इसको कई बार डब्बा केमिस्ट्री भी बोलते हैं, डब्बा जैसा बना दिया एक हमने, तो ये हो गया जी। तो आप एक ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि क्या प्रोडक्ट बना। एक आप 2 ट्राई कीजिए, जैसे ये है CH3CH2CH2Br और Na, और एक और ले लेते हैं हम CH3 होल ट्वाइस CHCl Na, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो 1 मिनट का हम पॉज लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 3 कार्बन है और यहां पे 6 लिखने हैं। अब बच्चे कई बार बहुत मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बता दूं कि क्या मिस्टेक करते हैं। वो लिखते तो 6 कार्बन है और वो ऐसे जोड़ देते हैं उनको, बोलते 6 हमने डबल तो कर दिया, बोलते क्या दिक्कत है इसमें। तो ये वैसे तो 6 कार्बन है, पर लिखने का तरीका गलत है। क्यों है, अगर आप इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 तो हाइड्रोजन के साथ हो रही, चौथी इसके साथ हो रही, और 5वीं तो 5 बॉन्ड बन रही, और ऊपर से इस कार्बन की 3 ही बॉन्ड बनी, एक इस वाले कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो बनेंगे 6 कार्बन। पर ये लिखने का तरीका गलत है। तो क्या होगा, N-हेक्सेन बनेगा हमारे पास, ये दिस इज N-हेक्सेन। नाउ अब यहां पे भी बच्चे कई बार क्या करते हैं, जब क्लास में क्वेश्चन हम देते हैं कि बनाओ भी इसमें ड्राई ईथर और सोडियम, तो बोलते हैं कि भी 3 कार्बन तो 6 बनाते हैं, वो सेम प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं। नो, वो गलत हो जाएगा। NaBr, तो बैलेंस करने के लिए पहले तो पोलर रिएक्शन ये लिख दिया हमने, एंड दिस इज, तो ये आ गया N-हेक्सेन। ठीक है, तो इस वाले को कैसे लिखेंगे फिर, तो जो मैंने दूसरे वाला तरीका बताया था ना, डब्बा केमिस्ट्री, अगर आप उसको इस्तेमाल करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। कैसे होगा, ये CH3CH3Cl, हेलोजन आमने सामने लिखो 2Na और दूसरे का Cl
CH3, मतलब जहां से हैलोजन निकलेगा ना, जिस कार्बन से, यहां से जहां से निकला, दूसरा एल्काइल ग्रुप वहीं से अटैच हो जाएगा दूसरी साइड को। तो क्या बनेगा फिर हमारे पास बना 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन और 2 NaCl, ड्राई ईथर तो है ही है। सो वी आर गेटिंग 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चन, कुछ ये हो गया। अब एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, फिर हम अगले उस पर चलेंगे। क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का रिएक्शन विद मेटल्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहां पे हमने ए बी सी डी ई आर और आर डैश आइडेंटिफाई करना है। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, आर एन, ये क्या बन जाएगा हमारे पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां आ जाएगा जी हमारे पास MgBr, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना। तो ए क्या आ गया हमारे पास? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसमें वाटर डालेंगे तो क्या आ जाता है? वाटर से H आ जाता है। तो ये क्या बना हमारे पास? मेन प्रोडक्ट बन गया साइक्लोहेक्सेन प्लस MgBr और OH। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको ए बी। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं जी। हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, इसमें आते हैं। यहां पे RBr दिया हुआ है। अब R आइडेंटिफाई करना है हमने, फिर C और फिर CH3CHD, यानी यहां से D का मतलब क्या है? यहां पे ड्यूटेरियम है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट को। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि D2 डाला हमने और D आ गया, ये बन गया प्रोपेन। इसका मतलब क्या होना चाहिए? जो मेरे पास C है ना, यहाँ पे D का मतलब यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो C मेरे पास कोई ग्रिग्नार्ड रीजेंट होना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट में हैवी वाटर डाला हुआ है हमने। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसा होना चाहिए? इस जैसा ही होना चाहिए, जहां पे तो इट शुड बी CH3CH MgBr, यहां होना चाहिए मेरे पास, और CH3 ये होना चाहिए मेरे पास। इट शुड बी C, क्योंकि जब D आएगा तो D इस जगह पे आ जाएगा MgBr, और साइड में क्या निकल जाएगा? अगर हम साइड प्रोडक्ट की बात करें, MgBr और OD, क्योंकि DO, इसका मतलब क्या हुआ? DOD, ड्यूटेरियम है बस प्रोटियम की जगह पे, सिंपल बात ये। तो अगर Ca है तो R क्या होना चाहिए? R मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि यहां पे जहां पे Mg था वहीं पे तो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए था। तो दैट मीन्स कि R क्या होना चाहिए था मेरे पास? CH3 CHBr CH3। तो यहां पे मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है R। ये अब आते हैं यहां पे R डैश आइडेंटिफाई करना है हमने। वो कैसे करेंगे R डैश? क्योंकि पहले दो तरह के रिएक्शन दिया हुआ है। अब हमने क्या देखा कि एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल और ड्राई ईथर है। दैट मीन्स कि ये क्या बनना है हमारे पास? एल्केन बनना है। और एल्केन जो है वो कौन सा रिएक्शन होता है? वो तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में कार्बन डबल होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें डबल है, तो अगर हम इसको आधा कर देना, स्प्लिट कर दे बीच से यहां से, ये, तो ये स्प्लिट होके ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब कि R हमारे पास क्या था? CH3 CH3 था हमारे पास। तो R हमारे को पता लग गया कि R क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डालेंगे तो डबल में। ध्यान रखना ये बॉन्ड लाइन नोटेशन यहाँ पे कार्बन है, कार्बन दिखाते नहीं है। कई बार तो इसको ऐसा भी लिखा होता है, इस पूरे कंपाउंड को ही, तो फिर भी आपने समझना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये दिया हुआ है हमारे पास। तो ये हो गया जी। अब क्या करना, इस तरफ को जाएंगे, मैग्नीशियम मेटल डाल दिया इसमें, तो CH3 और क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे? MgX आ गया। फिर क्या क्या आगे? E कैसे होगा? अगेन इससे क्या आ जाएगा? जब इसमें हम वाटर डालेंगे HOH तो H आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये बन गया H आ गया,
दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। बाकी साइड प्रोडक्ट एज यूजुअल जैसे हम निकाल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, साइड प्रोडक्ट भी लिख लिया तो H वहां से आ गया। तो ये हो गया जी क्वेश्चन। अब कुछ और देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको आना ही चाहिए, और वो है जी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर है 320। मेरी बुक में 320 पेज पे एक्सरसाइज का है जी 10.11 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट 1 क्लोरोब्यूटेन इनटू एन ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है एन ऑक्टेन में। तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, क्योंकि कार्बन डबल हो रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन लगी, वुड्स रिएक्शन। दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, सोडियम मेटल डालेंगे ड्राइथर की प्रेजेंस में और कार्बन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कार्बन कम लिख दिए थे मैंने, 1 क्लोरोब्यूटेन होना चाहिए। तो कार्बन डबल हो गए, तो इसको मैंने ऐसा भी लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में, कंडेंस्ड फॉर्मूला में, प्लस NaCl, 2 टाइम्स कर देते हैं इसको। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है जो कि इसी से ही रिलेटेड है, और वो है एक्सरसाइज का ही 10.19 क्वेश्चन। इसके हम कुछ पार्ट्स कर रहे हैं, और ये बोला कि हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास, और 3 क्लोरोब्यूटेन, 3 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है हमने। कौन सा पार्ट है जी ये, सॉरी 2 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th, अगेन 19th का 9। 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन भी है इसका, इकट्ठे लिख लेते हैं फिर करेंगे। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन and we have to convert 2 chloro 2 methyl propane, 2 chloro 2 methyl propane। और क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। दिस इज द 16th पार्ट, 17th पार्ट है जी। क्लोरोइथेन को एन ब्यूटेन में। तो लेट अस टेक वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 क्लोरोब्यूटेन से हमने क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन कैसा होता है, ये होता है। और बनाना क्या है हमने, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो आपको अगर ये पूरा रिएक्शन नहीं करना आ रहा है तो आप इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी अपना सकते हो। देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन है 4, और है कौन सा, ये एल्काइल हैलाइड। और इस कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, यानी कार्बन डबल हो रहे हैं और एल्काइल हैलाइड है। तो आप अगर सीधा भी लिख दोगे सोडियम और ड्राइथर, यू विल गेट मार्क्स। कि बोलते ये ऐसा होगा, NaCl निकल गया। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करके लिख लेते हैं। 2 क्लोरोब्यूटेन, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं CH3 CH2 CHCl, मैंने इधर को लिख दिया ये, प्लस 2Na, और दूसरा आमने सामने लिखा जी हमने Cl
CH CH3 CH2 CH3, इस तरह से लिखा, आमने सामने करके लिख दिया। अब वही बात डब्बा केमिस्ट्री अप्लाई की, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन लग गई और ये बन गया जी प्लस NaCl। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर जो इसका जो 10th पार्ट है, जो इट इज 2 मिथाइल प्रोपीन, तो यहां लिख दिया जी मैंने 2 मिथाइल प्रोपवानिन से क्या बनाना है हमने, हमारे को बनाना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बनाना है। तो इसमें क्या होगा, ये तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया था, तो क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे इसमें HCl, तो मार्कोनी का रूल लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्लोरोइथेन से एन ब्यूटेन, ये अभी ऊपर मैंने एग्जाम मेथड ऑफ जब हम सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन विद मेटल, तो उस केस में मैंने इसको कवर किया था, तो ये अगेन वुड्स रिएक्शन के ऊपर है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन भी कर लिए साथ साथ में, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ने का बेस्ट तरीका वही होता है कि जब हम साथ साथ क्वेश्चन भी कर पाए, तो आप इनको डिटेल में पढ़ें, इनको प्रैक्टिस करें, जितना आपका पेन चलेगा आपका ऑर्गेनिक उतनी ही लर्न होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो क्लास, थैंक यू।